नमस्कार। रोटरी क्लब रोड की मिड टाउन डिस्ट्रिक्ट 3080 से मैं रोटेरियन डॉक्टर वारिजा सिंह। वर्तमान समय के सबसे ज्वलंत प्रश्न कोरोना महामारी या कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और तथ्य आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। एक चिकित्सक होने के नाते मेरा ये मानना है कि जितना अधिक से अधिक लोग इस महामारी के प्रति जागरूक होंगे या कोविड-19 वायरस के बारे में सही जानकारी रखेंगे, उतनी ही कुशलता और तत्परता के साथ वो इस महामारी के दुष्परिणामों से अपना, अपने परिवार का और इस समाज का बचाव कर पाने में सहायक बनेंगे। हवा के जरिए तेजी से फैलने वाला ये वायरस एक मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, किस किस प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है, इस वायरस के प्रहार की तीव्रता को नापने के लिए कौन कौन सी जांच कब कब कराना उचित रहता है, कोविड इन्फेक्शन हो जाने पर इसके इलाज के समय हमें किन बातों का पालन करना चाहिए, इससे बचाव, वैक्सीनेशन इत्यादि। आपके बहुत से सवाल, क्वेरीज, कंफ्यूजन्स मैं कोशिश करूंगी कि इस वार्ता के जरिए उनमें से बहुतों के जवाब आप तक सही सही पहुंचा सकूं। विषय को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम एक ऐसे इमेजिनरी पर्सन की कल्पना करते हैं जिसने किसी कारणवश अभी तक कोविड से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन की डोज रिसीव नहीं की है या किन्हीं परिस्थितियों वश वो बिना मास्क या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के किसी अन्य व्यक्ति या समूह के संपर्क में आता है जो उस समय पर या तो खुद कोविड इन्फेक्शन से संक्रमित थे या इस वायरस को फैलाने वाली साइलेंट कैरियर स्टेज में थे। तो महामारी के इस काल में ये जाहिर सी बात है कि इस बात की संभावना बहुत अधिक होगी कि जब वो व्यक्ति उनसे मिलकर वापस घर लौटे तो इस इन्फेक्शन के साथ घर में एंटर करे। इस कोविड-19 वायरस को अपने थ्रोट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थ्रू नोज, थ्रू माउथ, थ्रू हैंड्स ड्रॉपलेट कंटामिनेशन के द्वारा रिसीव करके। अब ये सबसे पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे, जब वो व्यक्ति स्वयं इस बात से अनभिज्ञ है कि वो वायरस द्वारा संक्रमित किया जा चुका है, परंतु वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन्स के द्वारा उसके बॉडी सेल्स में एंटर हो चुका है। इसे हम डे -5 कहते हैं। अब डे -5 से डे 0 ये 5-6 दिन का आने वाला समय अंतराल उस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इंक्यूबेशन पीरियड अर्थात वो समय जब वायरस बॉडी सेल में एंट्री कर चुका है, उसने सेल्स पर अपना कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है, वो रेप्लिकेट होना शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से अपनी संख्या सेल के अंदर बढ़ाए चला जा रहा है, परंतु व्यक्ति इस बात से अनजान है, उसे अभी कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए हैं इस वायरल संक्रमण से संबंधित। हाँ, इसी समय पर एक और महत्वपूर्ण घटना उस व्यक्ति के शरीर में प्रारंभ होती है, वो ये कि जैसे ही वायरस उसके शरीर में एंटर करता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम अर्थात इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल मानव शरीर में एंट्री कर चुका है और उससे बचाव के लिए, उससे लड़ाई के लिए भावी संभावना लड़ाई की युद्ध की है, उससे बचने के लिए वो अपनी फौज को बढ़ाना शुरू कर देता है, अर्थात बॉडी में इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड में एक तरफ तो वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है, एक तरफ एंटीबॉडीज अपनी संख्या बढ़ाते हैं, दोनों तरफ से हमले और प्रत्युत्तर की तैयारियां प्रारंभ होती हैं और ये वो समय है जब व्यक्ति क्योंकि अनजान है इसलिए वो अन्य व्यक्तियों में इस वायरस से संक्रमण पहुंचाने की सबसे ज़्यादा संभावनाओं पर रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में अब आता है डे 1।
डे 1 अर्थात वो सबसे पहला दिन जब वो पर्टिकुलर पर्सन इस वायरल इन्फेक्शन से होने वाले लक्षणों या साइंस एंड सिम्टम्स को सबसे पहली बार महसूस करता है या उनके बारे में कंप्लेन करता है। सोर थ्रोट, इरिटेशन इन थ्रोट, रनिंग नोज, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, nausea, vomiting, diarrhea, loss of smell, loss of taste, etc. इनमें से मरीज द्वारा एक या एक से अधिक कंप्लेन या परेशानियां बतलाई जा सकती हैं। ये लक्षण इस बात को इंडिकेट करते हैं कि उसके शरीर में डिफेंस अर्थात एंटीबॉडीज और एनिमी अर्थात वायरस के बीच में प्रथम स्तर का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। एक और वायरस जहां शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बॉडी सेल्स में इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी ओर वहीं पर डिफेंस उन वायरस को नष्ट करके शरीर से बाहर निकालना अर्थात एलिमिनेट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। शुरुआती दौर का ये हल्का फुल्का युद्ध डे 1 से डे 5 तक चल सकता है। अब डे 1 ही वो पर्टिकुलर दिन है जब उस व्यक्ति को चाहिए कि इस महामारी वाले काल में कोविड इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए वो तुरंत लैब पर जाए, अपना RT-PCR, अपना बेसलाइन कंप्लीट ब्लड काउंट और अपने बेसलाइन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स टेस्ट करा ले। साथ ही यदि कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन है या किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को वो ले रहा है, तो उससे संबंधित जांच भी उसे डे 1 पर करवा लेनी चाहिए। जब तक RT-PCR की रिपोर्ट कोविड इन्फेक्शन को रूल आउट नहीं कर देती, तब तक भी उस पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए कि वो अपने आप को अभी होम आइसोलेशन में ही रखे और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने कंसर्न फिजिशियन से इन लक्षणों के लिए अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर दे, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट, हल्का सुपाच्य भोजन, रेगुलर टेम्परेचर चार्टिंग, रेगुलर ऑक्सीजन सैचुरेशन चार्टिंग, दिन में 3 बार कम से कम 5-5 मिनट के लिए स्टीम इनहेलेशन, दिन में 2 या 3 बार हल्के गर्म पानी से गार्गल्स, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, बुखार के लिए पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन, एजिथ्राल, एंटी एलर्जिक्स या फिर म्यूकोलिटिक्स एटसेट्रा। अधिकतर पेशेंट्स में मरीज का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 96-97 या उसके अबव अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। डे 3 से पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और डे 5 तक आते आते लगभग 80% पेशेंट्स अपने आप में स्वास्थ्य लाभ महसूस करते हैं। ये वो लकी पेशेंट्स हैं जिनके शरीर का डिफेंस अर्थात एंटीबॉडीज उनके वायरस पर ओवर पावर कर चुके हैं और वो उनको नष्ट करके एलिमिनेट करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे 80% पेशेंट्स के लिए आगे का सफर कंपैरेटिवली आसान है। 10, 12 या 14 दिन का होम क्वारंटीन और इम्यूनिटी बूस्टर्स इनको इस इन्फेक्शन से कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, परंतु 5 से 15 या 20% पेशेंट्स इतने लकी नहीं होते और डे 6 और डे 5 के क्रूशियल जंक्शन पर आकर उनका ये इन्फेक्शन, ये इन्फ्लेमेशन फर्स्ट डेंजरस टर्न लेता है। ये डेंजरस टर्न क्या है मैं आपको समझाती हूँ। डे 6 अर्थात कोविड-19 वायरल इन्फ्लेमेशन का पहला खतरनाक मोड़ या फर्स्ट डेंजरस टर्न। दोस्तों 5 से 20% पेशेंट्स में ऐसा देखा गया कि ठीक होते होते पेशेंट्स अचानक ही अपनी पुरानी कंप्लेंट्स दोहराने लगते हैं या उनमें कुछ नए लक्षण अपीयर हो जाते हैं, जैसे रिकरेंस ऑफ फीवर, persistently high grade temperature more than 101 degree Fahrenheit, decreased level of oxygen saturation, breathlessness अर्थात सांस लेने में निरंतर तकलीफ का बढ़ते चले जाना, चेस्ट कंजेशन या छाती की जकड़न या डीप ड्राई कॉफ इत्यादि। ये सभी लक्षण इस बात को इंडिकेट करते हैं कि एंटीबॉडीज और वायरस की लड़ाई अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक सीमित होकर नहीं रह गई है, बल्कि वो अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अर्थात लंग्स तक पहुंच चुकी है। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की शुद्ध ऑक्सीजन और शरीर की अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए मानव शरीर में
राइट एंड लेफ्ट 2 लंग्स होते हैं। लंग्स की जो अंतिम संरचना होती है उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, और एल्वियोलर ब्लड वेसल्स यानी कि एल्वियोलाई की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर के सतह का काम करती है। अब अनफॉर्चुनेटली या बाय चांस जो एल्वियोलर ब्लड वेसल्स की अंदरूनी सतह है उसकी जो सेल्स, जिनको कि हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, उनकी संरचना कोविड-19 वायरस के स्पाइक प्रोटीन से हूबहू मिलती है। ऐसे में हमारी बॉडी का डिफेंस अर्थात एंटीबॉडीज वायरस के साथ युद्ध करने के साथ साथ उन एंडोथेलियल सेल से भी युद्ध करना शुरू कर देते हैं और उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा करने से ब्लड वेसल्स की अंदरूनी सतह खुरदुरी हो जाती है और जिससे कि उसमें जो बहने वाला रक्त और रक्त कोशिकाएं चिपकने लगती है। खून का थक्का या ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है या धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है, और ऐसे में मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन आने लगता है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगती है। इस एंटीबॉडी, एंडोथेलियल सेल्स और वायरस की लड़ाई में हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि शरीर में हाई ग्रेड टेम्परेचर या फीवर होता है, और इस प्रक्रिया को साइटोकाइन शावर कहा जाता है। ये डे 6 से डे 10 का क्रूशियल पीरियड इस बात को भी इंडिकेट करता है कि यही वो सही समय है जब हमें अपने लैब से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को रिव्यू करना चाहिए और HRCT अर्थात सीटी स्कैन लंग करा के देखना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे जो फेफड़े हैं वो कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं और कितने प्रतिशत इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। अपने फिजिशियन से राय लेकर अपने ट्रीटमेंट को रिव्यू करना चाहिए। रेस्ट प्लस माइनस ऑक्सीजन सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स, ये इस डे 6 से डे 10 के क्रूशियल पीरियड की मुख्य लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। साथ साथ यदि किसी व्यक्ति में कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उस इन्वेस्टिगेशंस को भी हम इस डे 6 पर रिपीट करा सकते हैं। आमतौर पर स्टेरॉइड स्टार्ट करने के 3 दिन के बाद अर्थात डे 9 या 8 के आसपास मरीज का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और वो उसका अपने स्वास्थ्य में लाभ दिखने लगता है। एंटीकोएगुलेंट्स स्टार्ट करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स में थक्के जम जाते हैं उसकी संभावना कम होने लगती है, ब्लड फ्लो दोबारा से स्टार्ट होता है और मरीज की जो सांस की तकलीफ थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जो 5 से 10% पेशेंट्स इस लाइन पर चलते हैं उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे बेहतर और बेहतरी आने लगती है और अल्टीमेटली वो स्टेरॉइड के 10 दिन के ट्रीटमेंट और एंटीकोएगुलेंट्स के 3 वीक्स के मैंडेटरी ट्रीटमेंट के बाद पूर्णतः इस बीमारी से मुक्त हो जाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। परंतु फिर 5 से 10% पेशेंट्स सेकेंड टर्न लेते हैं, सेकेंड डेंजरस टर्न, जो कि डे 9 पर या डे 9-10 के जंक्शन पर दिखलाई पड़ता है। डे 9 पर कोविड-19 वायरल इन्फ्लेमेशन का सेकेंड डेंजरस टर्न। दोस्तों, बचे हुए 5 से 10% मरीजों में ये देखा जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट स्टेरॉइड थेरेपी से उनमें दिखलाई देना शुरू हुआ था वो डे 9 तक आते आते पुनः डिटीरियोरेशन की तरफ चल पड़ते हैं। लगातार गिरता हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, persistently high grade temperature, even more than 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगातार बढ़ती हुई सांस लेने की तकलीफ, एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या निमोनिया जैसे लक्षण, जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि लंग्स में कोई और कारण, कोई नई वजह ऐसी उत्पन्न हो गई है जिसने उस मरीज की कंडीशन को डिटीरियोरेट किया है।
इसका रीज़न ये है कि आम तौर पर हम सभी के लंग्स में कुछ बैक्टीरियाज नॉर्मली भी रहते हैं, लेकिन जब कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन होता है या बॉडी का इम्यून सिस्टम टायर्ड होता है, सप्रेस होता है, कमज़ोर पड़ता है, तो ये बैक्टीरियाज अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर कर मरीज के लंग्स में बैक्टीरियल निमोनाइटिस प्रोड्यूस कर देते हैं। ये डे 9 वो समय है जब हमें HRCT को दोबारा से रिपीट कराना चाहिए, CT स्कैन लंग्स रिपीट कराना चाहिए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिपीट कराने चाहिए, स्टेरॉइड से जो ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के चेंज हो जाते हैं उन लेवल्स के लिए ग्लूकोज मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल बॉडी का मॉनिटर करना चाहिए। बेस्ट इंडिकेटर CRP होता है फर्दर प्रोग्नोसिस के लिए। इस समय जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो ऑफ कोर्स स्टेरॉइड एंटीकोएगुलेंट्स के साथ साथ एप्रोप्रिएट एंड हैवी एंटीबायोटिक्स या फिर इंसुलिन इंजेक्शंस यदि हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब है तो, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक स्ट्रिक्ट हेल्थ केयर। हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट। 5 से 7 दिनों में इनमें से कुछ पेशेंट्स ठीक होने के रास्ते पर चल पड़ते हैं और मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ जेनेटिक रीजंस के वजह से या और कई कारणों की वजह से कुछ पेशेंट्स उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्योर या वेंटिलेटर या बाइपेप्स और अल्टीमेटली जीवन दांव पर लग जाता है। तो दोस्तों, ये था एक संक्षिप्त सा प्रयास कोविड-19 वायरस या कोरोना महामारी के बारे में कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज द बेस्ट क्योर। यदि दुश्मन हमारे लिए अनजाना है तो उससे बचाव ही हमारे बचे रहने का सबसे सरल तरीका है। मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, उचित समय पर अपनी दोनों वैक्सीन की डोज लगवाना। दोस्तों, वैक्सीन में हम कोविड-19 वायरस के इनएक्टिव या डेड पार्टिकल्स को मानव शरीर में इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि वो डेड या इनएक्टिव हैं, इसलिए वो मनुष्य का कोई नुकसान नहीं करते, परंतु उनको देखकर हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं और ये हमें फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का काम करते हैं। यदि किसी वजह से हमें एक वैक्सीन की डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाता है किसी दूसरे वायरल स्ट्रेन के कारण, तो भी उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी बहुत कम होती है और लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर कम होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि डिनायल बाय पेशेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो कोविड इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। शायद एक सोशल स्टिग्मा या जो भी कारण होता हो, परंतु ये सही नहीं। ऐसा कर वो अपनी बीमारी को और बढ़ाते हैं, दूसरे लोगों तक इसे फैलाने में दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बनते हैं। तो समय पर वैक्सीन लगवाएं, प्रिवेंटिव मेजर का पालन करें। मुझे आशा है कि आपको मेरी इस वार्ता से अपने कुछ सवालों के जवाब ज़रूर मिल पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं और अपने समाज और अपने देश को जागरूक बनाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। जय हिंद।